हेलो एवरीवन, क्या आप इन सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो बताइए। एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल मीट यू, द कॉलेज विल ओपन ऑन 2 अक्टूबर। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हिंदी इसका होगा कि जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा वैसे ही आपसे मिलूंगा। द कॉलेज विल ओपन ऑन 2 अक्टूबर। कॉलेज 2 अक्टूबर को खुलेगी। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इन सबके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। ये हमें वर्तमान के बारे में बताता है, ये हमें भूत के बारे में बताता है, भूतकाल के बारे में बताता है, और ये हमें भविष्य काल के बारे में बताता है। यानी प्रेजेंट के बारे में जानकारी प्रेजेंट टेंस देगा, पास्ट के बारे में जानकारी पास्ट टेंस देगा, फ्यूचर के बारे में जानकारी फ्यूचर टेंस देगा। इन सभी के 4 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस के कुछ भाग होते हैं। लेकिन किसी भी सवाल को बनाने के लिए कुछ बेसिक नियम की जरूरत होती है। आज हम लोग उसी बेसिक नियम को पढ़ेंगे ताकि वो पूरे ग्रामर पर काम आए। आप इससे स्पोकन प्लस कॉम्पिटेटिव इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में आए हुए सभी सवाल को हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे जितने एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, बैंकिंग, ये सारे सेक्टर के सवाल हम लोग कॉमन एरर के रूप में, सेंटेंस अरेंजमेंट इंप्रूवमेंट के रूप में इसे हम बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। यानी टेंस हमें समय के बारे में जानकारी देता है, और वो भी 3 गो टेंस के बारे में, मतलब 3 समय के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ये हमें जानकारी देगा। अब किसी भी सवाल को पढ़ने के लिए, किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी ये है कि उस चीज का बेसिक चीज आपको पता हो। जैसे मैं क्लास नहीं जाऊंगा, तो ये फ्यूचर है, ये हमें पता होना चाहिए। मैं क्लास जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमें पता होना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, ये मॉडल का शुड से बनने वाला सेंटेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी चीज का बेसिक जो जानकारी है, पहले हम लोग आज उस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग टेंस पर आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब सबसे लास्ट में होता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब लास्ट में होता है। वर्ब को देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि वह किस टेंस से हल होगा। एक्टिव है, पैसिव है, मॉडल है, क्या है, नरेशन है, जो भी है वो हमें उस वर्ब को देख के ही पता चल जाता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं: V1, V2, V3, V4, V5। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। अब सबसे बड़ी चीज है कि स्टूडेंट इस जगह पर क्या गलत करते हैं, मैं लिख देता हूं, आप जो गलत करते होंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये सिंगुलर है, यानी V5 जो S या ES लगा हुआ रहता है वो सिंगुलर होता है, और जो V1 है जो बिना S या ES का है वो प्लूरल होता है। इसलिए बेसिक नियम ये है कि नाउन में जब S या ES जोड़िएगा तो वह प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वर्ब में जब आप S या ES जोड़िएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। वर्ब में जब आप S या ES जोड़िएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। नाउन में जब आप S या ES जोड़िएगा तो वह प्लूरल बन जाएगा। दोनों का उल्टा रिलेशन होता है, दोनों का ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अगर जानकारी के अनुसार देखें तो V2 और V3 बहुत सारे वर्ड में सेम होते हैं और कहीं कहीं अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। V4 को जिरंड कहा जाता है।
और जिरंड जो होता है वो नाउन ही होता है, यानी ये एडजेक्टिव है और ये वाला आपका नाउन है, और ये V1 और V5 में ये चलता है। तो अब सबसे पहला चीज कि वर्ब के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो लास्ट में होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो सब्जेक्ट काम करता है, तो काम जो सब्जेक्ट करेगा वो टेंस के अनुसार बनेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, इसलिए मैं सब्जेक्ट हूं और ये टेंस से बनेगा। ताजमहल आगरा में है, ताजमहल के बारे में कहा जा रहा है, ताजमहल है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट दो तरह से होते हैं, एक काम करता है वो भी सब्जेक्ट होता है, और दूसरा अगर किसी के बारे में कहा जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होगा वो लास्ट में होगा, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कहीं भी हो सकता है। ऐसे नियमतः तो शुरू में ही होता है, फर्स्ट में ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। तो हमें सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा करके वर्ब में प्रश्न पूछना चाहिए, यानी जो हमारे पास वर्ब दिया हुआ है वर्ब लास्ट में होगा, वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछने से सब्जेक्ट मिलता है। वर्ब का मतलब क्रिया, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो मैं अगर बोलूंगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो देखिए पढ़ाता हूं वर्ब, कौन पढ़ाता हूं, मैं, सब्जेक्ट। कौन का जो रिप्लाई होगा वो होगा सब्जेक्ट, कौन का जो रिप्लाई करेगा वो होगा सब्जेक्ट। क्या, कहां, किसे, किसको, ये जो रिप्लाई देगा ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या, कहां का जो रिप्लाई करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, किसे, किसको का जो रिप्लाई करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो कौन का रिप्लाई करेगा वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब लास्ट में होता है। आज पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजेंगे, फिर सेंटेंस को बनाएंगे, ताकि बनाने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। स्टूडेंट अक्सर उलझ जाते हैं इसको खोजने में, खोजने वाला आज प्रॉब्लम सब कुछ खत्म होने वाला है। वीडियो को आराम से देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। वर्ब लास्ट में होता है, वर्ब में कौन लगा करके प्रश्न पूछने से सब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या, कहां, किसे, किसको, इनमें से किसी का भी जो रिप्लाई आपको मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए पढ़ाता हूं वर्ब, कौन पढ़ाता हूं, मैं, सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। अभी मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि किसको कैसे खोजेंगे। उसके बाद तो इसको बोल दूंगा कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब यहां पर है कि हमने क्या लगा करके देख लिया। अब कहा जाता है कि मैं, या फिर चलिए ना, वे लोग पटना जाते हैं, वे लोग पटना जाते हैं। फिर से खोजेंगे, बार बार खोजेंगे, इतना खोज लेंगे कि फिर खोजने की जरूरत ना पड़े, सेंटेंस को देखते ही उसको हम लोग ट्रांसलेट कर लें। देखिए जाता है, जाते हैं वर्ब, कौन जाते हैं, वे लोग, सब्जेक्ट, कौन का रिप्लाई, सब्जेक्ट। कहां जाते हैं, पटना, ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। उन लोगों ने उसे पीटा, उन लोगों ने उसे पीटा। फिर से खोज के देखिए, पीटा वर्ब, कौन पीटा, उन लोगों ने, सब्जेक्ट। किसे पीटा, उसे, ये है ऑब्जेक्ट। तब क्या, कहां, किसे, किसको का जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, कौन का जो जवाब होगा वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब लास्ट में होता है। अब अगर ट्रांसलेट करने की बात हो तो मैं कर देता हूं। आई टीच इंग्लिश, वे लोग पटना जाते हैं, दे गो टू पटना। उन लोगों ने उसे पीटा, दे बीटेन हिम, सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहां पर हम लोग अभी ट्रांसलेट तो करेंगे ही, पहले बेसिक सा फॉर्मेट तो समझ लें। अब एक चीज और इसमें बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिताजी ने मुझे पैसा दिया। देखिए वर्ब,
दिया वर्ब कौन, पिताजी ने। सब्जेक्ट क्या दिया, पैसा। ऑब्जेक्ट किसे दिया, मुझे। ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अब आपको मैं ये बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ब खोजना सीख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया। अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, क्या या कहां का जो रिप्लाई होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसे या किसको का जो रिप्लाई होगा यानी जवाब देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये भी परेशानी खत्म। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या या कहां का जो जवाब देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, किसे या किसको का जो जवाब देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो पिताजी ने मुझे पैसा दिया। अब दोबारा खोजते हैं, देखिए दिया वर्ब कौन, पिताजी ने। सब्जेक्ट क्या दिया, पैसा। क्या का जवाब है इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। किसे दिया, मुझे। किसे का जवाब है इसलिए इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस को इसको ट्रांसलेट करूंगा तो ऑब्जेक्ट तो चूंकि डबल है, तो अब कौन कैसे लिखाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अभी ट्रांसलेशन नहीं करा रहा हूं, मैं अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजाता कैसे है, खोजते कैसे है। क्योंकि एक बार जब मैं इसे खोज लूंगा तो मुझे इसको बैठाने में, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि ट्रांसलेशन करते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखिए फादर, फादर। सेकेंड फॉर्म देना, गिव, V2 गिव। अब कहा गया कि ऑब्जेक्ट की जब बारी आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है पैसा, मनी। सेंटेंस कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फादर गेव मी मनी। अब एक और नया बात बताता हूं। नियम यही है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट होता है। लिखते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर आपका मन करे या कभी कभी ऐसा जरूरत पड़े कि डायरेक्ट पहले लिखने में अच्छा लग रहा है, इनडायरेक्ट को बाद में करते तो सही था, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करने के लिए इसे टू के साथ लेके जाना पड़ेगा। यानी फिर लिखना होगा कि फादर गेव मनी टू मी। तो इसलिए याद रखेंगे कि नियम यही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी कर सकते हैं टू के साथ। तो हो गया फादर गेव मनी टू मी या फादर गेव मी मनी, पिताजी ने मुझे पैसा दिया। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आपने सीखा, जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोज लिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट या तो काम करेगा या सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा। वर्ब किसी भी सेंटेंस में लास्ट में होंगे। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट को पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट को बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इनडायरेक्ट को ले जा सकते हैं, बाद में टू के साथ लेके जाना होगा। वर्ब में कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा, क्या कहां, किसे, किसको, इसका जो जवाब देगा वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये एक बेसिक सा जानकारी था। अब हम लोग टेंस पर पहुंचेंगे, जिसमें टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या प्रेजेंट सिंपल कहें। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल किसको कहा जाता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है।
तथा कोई भी काम वर्तमान में यानी प्रेजेंट में किया जाता है। सब्जेक्ट उस काम को करता है। तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है तथा कोई भी काम प्रेजेंट में किया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं, छोटा लड़का दूध के लिए रोता है, माँ किचन में खाना बनाती है, पिताजी पैसा कमाते हैं, मेरा भाई विदेश रहता है। ये सभी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करेंगे। अब इसमें जब हम हल करने चलेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस को 5 जगह तोड़ दें। उससे क्या होगा कि उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आपको सब याद हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, डू आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूं, व्हाई डू आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता हूं, व्हाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश या व्हाई डोंट आई टीच इंग्लिश। तो इस टाइप का सेंटेंस को अगर मैं सब तोड़ दूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा सीखना और आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरुआत करते हैं। आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे इसको। वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है। कोई भी काम वर्तमान यानी प्रेजेंट में किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस निगेटिव बनाना चाहें तो WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है। अब हम इसको एक ही सेंटेंस को 5 जगह ऐसे इसलिए तोड़े हैं ताकि जब आप इसको बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। हमें मालूम है कि खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज कि अगर ये भी अगर आपको पता होगा तो देखिए आई, वी, यू, दे के साथ आपका V1 लगता है और ही, सी, इट और कोई नाम के साथ V5 लगता है और इसके साथ डू भी चलता है। इन लोग के साथ डू चलता है और इन लोग के साथ डज चलता है। यानी जिसमें हमें डू की जरूरत है, चाहे वो डू नॉट बन जाए या केवल डू रहे, तो इनके साथ डू चलेगा और इनके साथ डज चलेगा, चाहे वो अकेला डज रहे या डज नॉट बन जाए वो चलेगा। आई, वी, यू, दे के साथ V1 या डू जो भी जरूरत पड़े, ही, सी, इट और कोई नाम के साथ V5 या डज जो भी जरूरत पड़े। तो हमें मालूम है कि मैंने आपको कहा कि खोज के ही इसको बनाया जाता है। तो बनाइए इसको। देखिए, पढ़ाता हूं वर्ब, कौन पढ़ाता हूं, मैं, सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। बनाइए। मैं, आई है, आई के साथ V1 लगता है, आई पढ़ाना, टीच, इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, आई के साथ डू नॉट लगता है, आई डू नॉट या डोंट भी। इसको एक बार फिर से खोजिए। देखिए, पढ़ाता हूं वर्ब, कौन, मैं, सब्जेक्ट। नहीं पढ़ाता हूं वर्ब, कौन, मैं, सब्जेक्ट। क्या, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। आई के साथ डू लगता है तो डू नॉट होगा, आई डू नॉट या डोंट। पढ़ाना V1 चाहिए, टीच, और उसके बाद फिर आपके पास इंग्लिश है, आप इसे इंग्लिश लिखेंगे। ये हो गया। अब आगे आइए। तो याद रखेंगे कि क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा फिर से आपका पढ़ाता हूँ वर्ब, कौन, मैं, सब्जेक्ट, क्या, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। क्या का अंग्रेजी डू या डज में से यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ डू यूज किया जाता है तो लिखेंगे डू आई। अब आपको यहाँ V1 चाहिए तो V1 है पढ़ाना यानी टीच, तो यहाँ टीच लिखेंगे। फिर यहाँ इंग्लिश लिखेंगे अपना। अब यहाँ देखिएगा,
मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? पढ़ाता हूँ वर्ब, मैं सब्जेक्ट, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे। WH क्वेश्चन, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब WH वर्ड होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं और इसको सेंटेंस में पहले लिखा जाता है। तो क्यों का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। अब हमें डू या डज में से कोई लिखना है, वो लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ डू लगता है। तो व्हाई डू आई। अब आपको V1 लिखना है, V1 आपका टीच है, आप टीच लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। ये देखिए एक ही टाइप का सेंटेंस मैं इसलिए उठाया ताकि आप इसको बना सके। अब अगर आप सीख गए तो अब मेरे साथ आप बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस को तोड़ेंगे और उसको बनाते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ब सबसे लास्ट में होता है। कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा, क्या, कहां, किसे, किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होगा। अब मेरे साथ आप बनाइएगा, मैं बाजार जाता हूं। डायरेक्ट खोजते हैं, जाता हूं वर्ब, कौन, मैं सब्जेक्ट, कहां जाता हूं, बाजार, ऑब्जेक्ट, बाजार ऑब्जेक्ट हो गया। आई है, आई के साथ V1 लगता है। आई गो टू मार्केट। गो और कम के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो इनके साथ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि जहां पे गतिशील होकर के जाते हैं, मोशन होकर के जाते हैं, वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे मैं पटना जाता हूं, तो यहां से मुझे पटना जाने में मोशन मेरे अंदर तो आएगा ही, इसलिए टू लगेगा। आई गो टू पटना, मैं पटना नहीं जाता हूं। आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट गो टू पटना, क्या मैं पटना जाता हूं। डू आई गो टू पटना, मैं पटना क्यों जाता हूं। व्हाई डू आई गो टू पटना। वे लोग बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार जाते हैं। डू दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार क्यों जाते हैं। व्हाई डू दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार क्यों नहीं जाते हैं। व्हाई डू दे नॉट गो टू मार्केट। ये वाला सेंटेंस, हाँ ये वाला देखिएगा, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, अगर मैं नहीं लगा दूं तो बोलूंगा कि व्हाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश। या अगर हम चाहें तो इसको डोंट हम यूज कर सकते हैं। व्हाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश या व्हाई डोंट आई टीच इंग्लिश। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके साथ सेंटेंस और भी आप बनाएं। आप कोशिश करिएगा कि आप जब मैं हिंदी बोलूं तो उसका ट्रांसलेट आप पहले कर ले, उसके बाद मैं बोलूं। और अगर आप नहीं इतना कर पा रहे हैं तो मेरी बात को सुनिए। माँ किचन में भोजन बनाती है, खाना बनाती है। खाना बनाना या भोजन बनाना का दो इंग्लिश आता है, अलग अलग किताब में अलग अलग चीज होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर कुक यूज करेंगे तो कुक का मतलब होगा भोजन बनाना, खाना बनाना, उसके साथ फूड मत यूज करिएगा, नहीं होता है। या फिर अगर फूड यूज करना चाहते हैं तो आपको मेक फूड यूज करना होगा, मेक फूड। अब आइए, माँ किचन में खाना बनाती है, तो देखिए खाना बनाती है वर्ब, कौन, माँ, सब्जेक्ट, कहाँ, किचन में, ऑब्जेक्ट। माँ सिंगल है, सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ V5 चलेगा। मदर कुक्स इन द किचन या मदर मेक्स फूड इन द किचन। अब इसके साथ पांचों मेरे साथ आप बोलिए। माँ किचन में खाना नहीं बनाती है। माँ सिंगल है इसलिए डज चलेगा इनके साथ, चाहे वो डज नॉट में आए या फिर सिंगल सिंगल डज आए। मदर डज नॉट कुक इन द किचन, क्या माँ किचन में खाना बनाती है। डज मदर कुक इन द किचन, माँ किचन में खाना क्यों बनाती है। व्हाई डज मदर कुक इन द किचन, माँ किचन में खाना क्यों नहीं बनाती है। व्हाई डज मदर नॉट कुक इन द किचन या व्हाई डजंट मदर कुक इन द किचन। पिताजी पैसा कमाते हैं। फादर अर्न्स मनी, फादर के साथ V5 लगेगा। ब्लड रिलेशन के साथ कोई आर्टिकल नहीं, ब्लड रिलेशन के साथ कोई आर्टिकल नहीं। फादर अर्न्स मनी, पिताजी पैसा कमाते हैं। पिताजी पैसा नहीं कमाते हैं। फादर डज नॉट अर्न मनी या फादर डजंट अर्न मनी, क्या पिताजी पैसा कमाते हैं। डज फादर अर्न मनी, पिताजी पैसा कितना कमाते हैं।
हाउ मच, इसके बारे में आगे केस में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पूरा टेंस बाकी है, पूरा ग्रामर बाकी है। इसके अलावा आपको मैं सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, वर्ड्स, हर एक चीज कराऊंगा और पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा, ताकि आप कंपटीशन में, एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ जितना होता है बैंकिंग वगैरह, उसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो आपसे सब बनेगा। तो हम उस पर बात तो करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक सी चीज हम पहले सीख लेते हैं। वे लोग सुबह में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। दे रन, दे के साथ V1, दे रन 5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग। वे लोग सुबह में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ते हैं। दे डू नॉट रन 5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, या माइल्स इसकी जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वे लोग सुबह में 5 माइल दौड़ते हैं? डू दे रन 5 माइल्स इन द मॉर्निंग। वे लोग सुबह में 5 माइल क्यों दौड़ते हैं? Why do they run 5 miles in the morning? वे लोग सुबह में 5 माइल क्यों नहीं दौड़ते हैं? Why do they not run 5 miles in the morning? वे लोग सुबह में 5 माइल दौड़ते हैं। दौड़ते हैं वर्ब, कौन? वे लोग सब्जेक्ट। कितना? 5 माइल, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। कब? टाइम बता रहा है, इसको हम लास्ट में करेंगे। आगे देखिए, छोटा लड़का दूध के लिए रोता है। छोटा लड़का दूध के लिए रोता है। के लिए का अंग्रेजी ध्यान रखेंगे कि 2 + V1 भी होता है और 4 + नाउन भी होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, के लिए से यहाँ पे हम लोग 2 सेंटेंस बनाए हैं, जिसमें एक वर्ब होगा और एक नाउन होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, बनाएंगे, तो देखिए क्या हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला चीज कि के लिए का जो इंग्लिश होता है, अंग्रेजी होता है, वो 2 ठे होता है। के लिए का जो इंग्लिश होता है वो 2 ठे होता है। एक होता है 2, तो 2 होगा तो V1 चाहिए। एक होता है 4, और 4 होगा तो इसको नाउन चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर के लिए का 2 वर्ड है, एक है के लिए का अंग्रेजी है 2 + V1 और दूसरा है 4 + नाउन। तो यहाँ पर 2 अगर आएगा तो वर्ब चाहिए उसको, अगर नाउन आएगा तो नाउन आएगा तो 4 चाहिए उसको। खोजिए तो इसको। रोता है वर्ब, कौन रोता है? छोटा लड़का। सब्जेक्ट, किस लिए रोता है? दूध के लिए। ये ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन ये उद्देश्य बताया जा रहा है, पर्पस। उसका पहचान ही है, पर्पस यानी उद्देश्य का पहचान है के लिए लगा होना। तो पहले इसको सॉल्व करिए। छोटा लड़का, द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय। अब ये एक लड़का है, इसके साथ V5 लगेगा। रोना का विप, विप्स। अब आइए कि दूध के लिए, तो दूध एक नाम है, नाउन है, इसलिए 4 + नाउन लगेगा। तो और याद रखेंगे कि एक शब्द से ज्यादा होगा तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। के लिए का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 मिल्क। हो गया। वह उससे मिलने के लिए जाता है। जाता है वर्ब, कौन जाता है? वह सब्जेक्ट। कहां जाता है? मिलने के लिए। किससे? उससे। अब आपको मालूम है कि क्या, कहां का जवाब है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे का जवाब है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिखते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, या इसको 2 तरीके से मैं इसको बता रहा हूं। वह के साथ V5 लगेगा। ही गोज, ही गोज। अब मिलने के लिए, गोज के लिए के अंग्रेजी 2 या 4 दोनों में से कोई होगा। मिलना वर्ब है। वर्ब का पहचान है हिंदी में ना, ने, नी लगा है। जैसे मिलना, सोना, उठना, बैठना, जागना, सब वर्ब है, क्योंकि ना लगा हुआ है, तो ये वर्ब है। तो के लिए का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? के लिए का अंग्रेजी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका 2। मिलना का अंग्रेजी मीट। अब चूंकि 2 तो हम यहां लिख लिए, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अब चूंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ 2 इसलिए लगा है क्योंकि ये वर्ब है। एक और नियम कहता है कि जब कोई वर्ब अपना स्थान छोड़ के ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाए तो वह 2 के साथ आएगा। मीट एक वर्ब था, इसलिए 2 के साथ आया है।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखने जा रहे हैं, इसलिए इसको टू के साथ लिखेंगे और लिखेंगे टू हिम। हिम या हर कोई भी लिख सकते हैं, टू हिम या हर। ही गोज टू मीट टू हिम या टू हर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही गोज हिम टू मीट, ही गोज हिम टू मीट, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले लिखेंगे। अब इनके बाद, अब ये एक बेसिक सा चीज था, अब हम इसे फिर से बदल देते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH में। तो जब हम वहां पे चेंज करेंगे तो अब आएगा छोटा लड़का दूध के लिए। तो इन चीज को 5 में कन्वर्ट कर लीजिए। छोटा लड़का दूध के लिए रोता है, द लिटिल बॉय विप्स फॉर मिल्क। छोटा लड़का दूध के लिए नहीं रोता है, द लिटिल बॉय डज नॉट वीप फॉर मिल्क। छोटा लड़का, क्या छोटा लड़का दूध के लिए रोता है, डज द लिटिल बॉय वीप फॉर मिल्क। छोटा लड़का दूध के लिए क्यों रोता है, व्हाई डज द लिटिल बॉय वीप फॉर मिल्क। छोटा लड़का दूध के लिए क्यों नहीं रोता है, व्हाई डज द लिटिल बॉय नॉट वीप फॉर मिल्क, या व्हाई डजंट द लिटिल बॉय वीप फॉर मिल्क। वह उससे मिलने के लिए जाता है, वह उससे मिलने के लिए जाता है। He goes to meet to him, वह उससे मिलने के लिए नहीं जाता है। He does not go to meet to him, क्या वह उससे मिलने के लिए जाता है। Does he go to meet to him, वह उससे मिलने के लिए क्यों जाता है। Why does he go to meet to him। तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे जो आप आसानी से बनाते जाइए। जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं उसको 5 में बना लीजिए, आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज पढ़े। हाँ, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि अब कुछ कॉम्पिटेटिव बात करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जाम में कहाँ से आता है, तो एग्जाम में 2-3 जगह से सवाल बनते हैं, एक यहाँ और एक दो और बता देता हूं आपको। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, प्रेजेंट सिंपल का पहचान है कि जिस वाक्य में आदत बताई जाए, आदत बताई जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से हल करते हैं। आदत का मतलब हुआ, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह में 5 माइल टहलता हूं, तो ये मेरी आदत है। मैं प्रतिदिन 5 कप चाय पीता हूं, ये मेरी आदत है। मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ये मेरी आदत है। आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं जो मैंने बोला। मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। आई रीड द न्यूज़पेपर डेली या एवरीडे। मैं प्रतिदिन 5 माइल टहलता हूं, मैं प्रतिदिन सुबह में 5 माइल टहलता हूं। टहलता हूं वर्ब, कौन, मैं, सब्जेक्ट, कितना, 5 माइल, कब, सुबह में। बैठाइए, आई वॉक 5 माइल्स, आई वॉक 5 माइल्स इन द मॉर्निंग एवरी डे। मैं प्रतिदिन 5 कप चाय पीता हूं। आई टेक 5 कप्स ऑफ टी एवरी डे। अब मैंने टेक क्यों यूज किया, ड्रिंक क्यों नहीं यूज किया, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, टेक और ड्रिंक का यूज कहां पे किया जाता है। टेक का मतलब होता है, दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं, खाना भी यूज कर सकते हैं और पीना भी यूज कर सकते हैं। ड्रिंक का मतलब भी आप यूज कर सकते हैं, खाना या पीना। इसी की बात करते हैं, पहले ड्रिंक पर आते हैं। टेक का मतलब खाना या पीना, कब, जब, और इसका मतलब भी आप यूज कर सकते हैं, खाना या पीना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ रहा है, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब किसी चीज को खाने से या पीने से पेट भरता है, पेट भरता है तो ड्रिंक यूज करते हैं या ईट यूज करते हैं। मतलब ईट मतलब खाना और ड्रिंक मतलब पीना। लेकिन ये याद रखना है कि इससे पेट भरना चाहिए और इससे पेट नहीं भरना चाहिए। ईट मतलब खाना, टेक मतलब भी खाना, ड्रिंक मतलब पीना, टेक मतलब भी पीना, कब,
तो अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, टेक मतलब खाना भी पीना भी। जब मैं कोई चीज खाता हूं और पेट नहीं भरता है तो उसका अंग्रेजी टेक। जब मैं कुछ पीता हूं और पीने से पेट नहीं भरता है तो उसका अंग्रेजी टेक। जैसे मैं दवाई खाता हूं, आई टेक मेडिसिन। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। क्योंकि चाय से पेट नहीं भरता, दवाई से पेट नहीं भरता, तो जिस चीज से पेट नहीं भरेगा, खाने का और पीने का अंग्रेजी टेक। खाना और पीना दोनों में, जैसे मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं दवाई खाता हूं, आई टेक मेडिसिन। क्योंकि यहां पेट नहीं भरता है, यहां आइए, पेट भरना चाहिए, पेट भरेगा तो इट, पेट भरेगा तो इट, खाने में पेट भरेगा इट। जैसे मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, इट, आई ईट फूड। मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। क्योंकि आम खाएंगे तो आम से पेट भर जाएगा। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। क्योंकि पीने से पेट भर जाएगा, पानी पीते हैं 1 गिलास 2 गिलास पी लेते हैं तो हमें पेट भर जाएगा। तो ध्यान रखना है, खाने से पेट भरे तो खाना का अंग्रेजी ईट, पीने से पेट भरे तो पीना का अंग्रेजी टेक, पीना का अंग्रेजी ड्रिंक। खाने और पीने से पेट न भरे तो उसका अंग्रेजी टेक। तो ये याद रखेंगे, इस टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो एक हमने क्या देखा, हमने देखा कि वर्तमान की आदत बताई जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हल किया जाता है। अब इसके अलावा कहता है कि वह सनातन सत्य बताया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हल किया जाता है। सनातन सत्य का मतलब वैसी सच्चाई जो पूरी दुनिया में मान्य हो, पूरी दुनिया में वैलिड हो। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। सूरज पूरब में उगता है, मतलब पूरब से, हिंदी में तो से कहते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये पूरी दुनिया में वैलिड है कि हाँ सूरज पूरब से ही उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में डूबता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये पूरी दुनिया इस चीज सच्चाई को मानती है। कोयला काला होता है, द कोल इज ब्लैक, ये ऐसी सच्चाई है जो हर जगह वैलिड है और इस वैलिड को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल किया जाता है। इसको बोलते हैं सनातन सत्य। एक ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ था, अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 and 2 मेक या मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो नियम अनुसार देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम के हिसाब का शुरू हो गया आपका। जब 2 नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वह प्लूरल होते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल वर्ब मेक है या मेक्स है, तो आपको बताया था V1 को प्लूरल बोलते हैं और V5 को सिंगुलर बोलते हैं। अब फिर से नियम सुनिए, 2 और 2 4 होते हैं। 2 नाउन जब एंड से जुड़ेगा तो वह प्लूरल होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल वर्ब मेक है और सिंगुलर वर्ब मेक्स है। लेकिन जब आप इसको नाउन में पढ़िएगा तो नाउन जब पढ़ाया जाएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़िएगा तब वहां बताया जाएगा। जैसे ये तो बेसिक नियम था, अब एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम का मतलब हुआ कि बेसिक नियम हट के, एग्जाम उसको बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसको बोलते हैं बेसिक नियम हट के। सुनिए, बेसिक नियम कहता है कि जब 2 नाउन एंड से जुड़ेंगे तो प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम, उनके साथ आर लगता है क्योंकि वो प्लूरल है, राम एंड श्याम आर। अब देखिए, अब कहता है कि जब 2 नाउन या 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े और एंड से जुड़ने के बाद किसी एक व्यक्ति के बारे में कहें, किसी एक वस्तु के बारे में कहें, किसी एक आइडिया के बारे में कहें, तो वह एंड से जुड़ने के बावजूद भी सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब 2 नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े, एक आदमी, एक वस्तु, एक आइडिया की बात करें तो वो सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। 2 और 2 मिल करके 4 बनता है और 4 एक अंक है या संख्या के रूप में आपको जो मन है वो मान लीजिए।
लेकिन यहाँ एक है ये, यानी ये दोनों मिलके एक बन रहे हैं तो सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और ये होगा मेक्स, मेक नहीं, इसलिए मैं मेक्स बोला था इसको। 2 और 2 4 होते हैं। तो ये होता है सनातन सत्य। आदत बताई जाए सनातन सत्य होगा, सनातन सत्य बताई जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आप ध्यान रखेंगे एक और मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक ये था, इससे पीछे जो बताया वो सब बेसिक था, ये पूछा गया। इसके अलावा अब ये पूछेगा, ये एक पॉइंट है। तो पॉइंट सुनिएगा। पॉइंट कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं वर्तमान का भविष्य बात करूं, वर्तमान की बात करूं और भविष्य में बात करूं और डेट दे दूं, उसमें कोई टाइम दे दूं, तो याद रखेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से सॉल्व होगा। हिंदी में भले आगे की लगल रहेगा। जैसे इस सेंटेंस का मैं हिंदी लिखता हूं कि कॉलेज 2 अक्टूबर को खुलेगा या खुलेगी। अब देखिए कॉलेज भर्ब मतलब खुलेगा भर्ब, कौन खुलेगा? कॉलेज। कब? 2 अक्टूबर को, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप गागेगी देख करके, खुलेगी ही होता है, गागेगी देख करके, जैसे कॉलेज 2 अक्टूबर को खुलेगी भर्ब, कौन? कॉलेज। कब? 2 अक्टूबर को। तो यहां पर अब आप थोड़ा गागेगी जैसे ही देखते हैं ना, आपके मन में सैल विल चलता है, इसलिए एग्जामिनर देखिए यहां सैल विल लगा के दिया है। तो आप इसको करेंगे कि सैल विल है, कॉलेज के साथ विल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऐसे बनाने लगेंगे जो ये बना करके दिया है। तो आप याद रखेंगे कि पॉइंट है कि जब कभी भी अभी होकर के नजदीक में कोई फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे, कुछ दिन बाद की बात करेंगे और वहां से आप गागेगी लगा करके करेंगे, तो गागेगी लगने के बावजूद भी वह फ्यूचर में सॉल्व नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 चलता है, सैल विल नहीं। कॉलेज 2 अक्टूबर को खुलेगी, तो द कॉलेज विल ओपन ऑन 2 अक्टूबर नहीं, बल्कि द कॉलेज, अब काटिए इसको, अब हमें मालूम है कि ये V1 या V5, कॉलेज सिंगल है, V5 लगेगा, तो लिखेंगे द कॉलेज ओपेन्स। डेट या टाइम, डेट या दिनांक, दिनांक मतलब डेट और समय मतलब दिन के अनुसार, तो दिन का नाम और डेट का नाम के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन 2 अक्टूबर, ये हुआ मेरा सही। कॉलेज ओपन्स ऑन 2 अक्टूबर, कॉलेज 2 जुलाई को खुलेगी। तो ये हुआ हमारा गागेगी लगने के बावजूद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल होगा। अभी जो तारीख है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आप उसका 10 दिन 15 दिन बाद अगर ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं गागेगी के सेंस में, कंफर्म सेंस में, तो ये फिक्स है कि वहां फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर नहीं होगा। एग्जाम में इसीलिए यहां से सवाल बनाया जाता है। अभी के डेट के अनुसार थोड़ा 15 दिन बाद आप उस डेट को दीजिएगा, अभी मैं अपने अनुसार देता हूं। अभी अगर मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री 2 जुलाई को दिल्ली जाएंगे, तो देखिए गागेगी लगा दिया, लेकिन इसके साथ मैंने 2 जुलाई भी लिख दिया। अब इसलिए ये फ्यूचर में नहीं जाएगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। जाएंगे भर्ब, कौन? प्रधानमंत्री। कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली ऑन 2 जुलाई। ये होगा गागेगी के सेंस में, ये होगा गागेगी के सेंस में। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली ऑन 2 जुलाई। इसका मतलब ये हिंदी में मत निकालिएगा कि प्रधानमंत्री 2 जुलाई को दिल्ली जाते हैं, नहीं, 2 जुलाई को जाएंगे।
द कॉलेज विल ओपन, विल तो होगा नहीं, द कॉलेज ओपन्स ऑन 2 अक्टूबर, कॉलेज 2 अक्टूबर को खुलेगी। इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि कॉलेज 2 अक्टूबर को खुलती है, ये नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम दिया, डेट दिया, तो वो गागेगी में हिंदी में निकलेगा, बनाएंगे इसी से, V1 या V5 से ही बनाएंगे। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हिंदी में गागेगी निकालेंगे और सॉल्व करेंगे प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब इसके बाद ये वाला और पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। उस वाले को बोलते हैं, सेंटेंस था कि एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल मीट यू। इसी से थोड़ा सा अगला स्टेप है, जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा मैं तुमसे मिलूंगा। इसमें 2 वाक्य होते हैं। एक वाक्य को कहा जाता है, इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में एक कंडीशन होगा तो ही दूसरा हो पाता है। अब ऐसे सेंटेंस में दोनों वाक्य में हिंदी में गागेगी लगे रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइप का सेंटेंस होगा, 2 सेंटेंस होगा और दोनों सेंटेंस में गागेगी लगा हुआ रहेगा। अब चूंकि गागेगी अगर लगा हुआ है तो लोग सोच बैठते हैं कि गागेगी है तो फ्यूचर ही जाएगा, गागेगी है तो फ्यूचर ही जाएगा। यानी अगर मैं ये कहूं, एक मैं सेंटेंस हिंदी में लिख देता हूं कि यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर, अगर वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसमें देखिए 2 वाक्य हैं, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यानी कंडीशन है, वर्षा होगी तो बाहर नहीं जाएंगे, वर्षा नहीं होगी तो बाहर जाएंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त वाले वाक्य। लेकिन दोनों के हिंदी में गागेगी लगा हुआ रहता है। अब गागेगी लगने के कारण लोग क्या सोच बैठते हैं कि इस सेंटेंस को भी फ्यूचर में सॉल्व करेंगे और इसको भी फ्यूचर में सॉल्व करेंगे। तो नहीं, ध्यान रखना है कि यदि वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व करते हैं, यानी इसका होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में एक जगह और गलती करवाता है, देन लिखता है, देन नहीं होता है, देन के जगह आपको कॉमा लिखना होगा। फिर इसके बाद फिर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट चलेगा, जिसमें सब्जेक्ट के साथ शैल, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट चलेगा। 2 सेंटेंस होंगे, 2 वाक्य होंगे, दोनों में गागेगी लगा हुआ रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस होगा, एक हुआ तो ही दूसरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन दोनों में गागेगी लगा रहेगा। तो याद रखेंगे कि एक फ्यूचर में जाएगा, लेकिन जहां पर यदि लगा हुआ रहेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व करते हैं, यानी V1 या V5 से सॉल्व करते हैं। और एग्जामिनर देखिए दोनों जगह शैल विल लगा करके आपको देगा, क्योंकि आप जब भी हिंदी निकालेंगे इसका गागेगी में निकलेगा और आप गागेगी के वजह से आप इसमें शैल विल लगा देंगे। तो ये आपको नहीं करना है। अब अगर इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहूं तो देखिएगा, यदि का अंग्रेजी होता है इफ। वर्षा होना सिर्फ वर्ब है, वर्ब है। जब भी नेचुरल इवेंट होता है, प्राकृतिक घटना होता है, इट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इफ इट, अब चूंकि इट है तो इट के साथ V5 लगेगा और V5 में है रेन्स। इफ इट रेन्स, तो के लिए कॉमा, तो के लिए कॉमा, हिंदी में यहां कॉमा भी नहीं रहेगा, तो के लिए कॉमा, देन मत लगाइएगा। अब आइए, बाहर नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा, वर्ब कौन, मैं, सब्जेक्ट, तो के लिए कॉमा लगा दिया। आई के साथ अगर आप टेंस से बनाएंगे तो आई शैल नॉट लगाइए, और विल अगर लगाएंगे तो ये कंफर्म हो गया। दोनों में इतना ही फर्क है, गलत कोई नहीं है। आई के साथ शैल भी होगा, आई के साथ विल भी होगा, दोनों के थोड़ा सा मीनिंग में अंतर आएगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई शैल लगा दिए तो संभावना है, नहीं जाऊंगा का मतलब हुआ जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। लेकिन विल लगा दिए तो नहीं जाएंगे का मतलब नहीं जाएंगे। तो यही फर्क है और कुछ नहीं है। आई विल नॉट गो आउटसाइड। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
अब यहाँ देखिए इंग्लिश में यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे एज सून एज, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, अनलेस, until, suppose, would that, ये अब कंपटीशन का चीज हो गया। would that, in case, suppose, would that, if। इतना के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हल करते हैं। इतना के बाद यानी अब आपको देखिए हिंदी में तो हमने यदि बताया, हिंदी में मैंने यदि बताया कि यदि वर्षा होगी तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यदि वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बाकी वाले वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में रखिएगा। तो इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िएगा, जब कंपटीशन के हिसाब से पढ़िएगा, तब आपको समझाया जाएगा कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एज सुन एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, सपोज, वुड दैट, इन केस, इफ, आफ्टर देम प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी यूज्ड, यानी इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का हल किया जाएगा या फिर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो हमें पता चल गया कि इनमें से किसी से भी सेंटेंस शुरू होगा तो उनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, फिर एक कॉमा आएगा, फिर यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, क्योंकि वहां एज सुन एज लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है। अगर एज सुन एज लगा है तो इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए था, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। देखिए इसको कॉमन एरर कहते हैं। कॉमन एरर का मतलब हुआ कि अगर 4 पार्ट में बांटा हुआ है तो लास्ट पार्ट का मतलब होगा, ऑप्शन डी का मतलब सेंटेंस करेक्ट है, और अगर गलत है तो आपको बताना होगा कि किस पार्ट में गलत है। तो एग्जाम में आपका बी पार्ट में एरर हुआ, यहाँ विल होगा ही नहीं, ये सेंटेंस आई विल रिच नहीं होगा बल्कि आई रिच होगा, आई रिच पटना होगा। उसके बाद होगा एज सुन एज आई रिच पटना आई विल मीट यू, जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा मैं आपसे मिलूंगा। यानी गागेगी बोलेंगे हिंदी में जरूर, लेकिन उसे लिख नहीं सकते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से सॉल्व करना होगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है। अब इससे कुछ सेंटेंस बना लीजिए और इसे आप बोल दीजिए। जैसे यदि आप यहां आएंगे तो मैं आपके साथ बाहर चलूंगा। इफ यू कम हियर आई विल गो आउटसाइड विथ यू। यदि आप पैसा कमाएंगे, यदि आप ही के लिए बता रहा हूं, स्टूडेंट के लिए, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए जॉब। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए जॉब। ये हुआ इससे सेंटेंस। यदि वर्षा होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज। यदि आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इफ यू स्पीक मोर I will not talk to you. If you speak more, I will not talk to you. यदि आप यहाँ आएंगे तो पिताजी आपको पैसे देंगे। If you come here, father will give you money. तो ये सेंटेंस होते हैं और इस टाइप से बनते हैं। ध्यान से, इनमें से किसी से भी वाक्य शुरू होगा तो इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, यानी प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर V1 या V5 होता है, शैल विल नहीं होता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट होता है जिसमें कहा जाता है कि क्रिकेट का कमेंट्री या न्यूज़पेपर का हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, लेकिन उसका मीनिंग पास्ट में निकलता है। हिंदी पास्ट में निकलेगा, बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से दो चीज, या तो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो या क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स का कमेंट्री हो। जैसे अगर विराट कोहली खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि विराट कोहली ने छक्का मारा, तो मारा या ये तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा हूं। बोलूंगा हिंदी में या ये, लेकिन
उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में तातेती के अनुसार करूंगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से करूंगा। प्रधानमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया, हेडलाइंस बनता है। प्रधानमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया, तो किया का मतलब पास्ट इंडेफिनिट से नहीं बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड विद जापान, ये होगा कि कंप्रोमाइज्ड नहीं, द प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइजेज विथ जापान, ये हेडलाइंस बनेगा। तो चलिए अगले वीडियो में इसी टाइप से और सवाल लेकर के आएंगे, और पूरा जैसे ही टेंस आपको पढ़ाएंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, जितना होता है बैंकिंग में कॉमन एरर जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब आपको कराया जाएगा, और आप उसको हल करेंगे, और हम भी बैठ करके जितने कॉमन एरर होंगे उसे हम आपको सॉल्व कराएंगे, और आप भी कमेंट करिएगा, उसको सॉल्यूशन करा करके वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।